नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इवेंट की, जो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। तो आखिर ये है क्या? चलिए, इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये नंबर सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। जरा सोचिए, करीब 50 लाख तो अभी के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवार जो आने वाले समय में अपनी सैलरी और पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से इतने बड़े पे रिवीजन की बात हो क्यों रही है। इसका जवाब एक सेट प्रोसेस में छिपा है, जिसे हम आगे समझेंगे। तो इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे ये 10 साल का साइकिल क्या है। फिर समझेंगे कि ये पे कमीशन होता क्या है। इसके बाद उस फिटमेंट फैक्टर को डिकोड करेंगे, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। फिर ये भी देखेंगे कि सिर्फ सैलरी के अलावा और क्या-क्या बदल सकता है, और आखिर में इसका पूरी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये कमीशन अभी ही क्यों बन रहा है? इसकी टाइमिंग का क्या राज है? देखिए, भारत में ना एक तरह का नियम सा बन गया है कि हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनता है। पिछला वाला यानी 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था, तो हिसाब बिल्कुल सीधा है। 2016 से 10 साल बाद 2026 में 8वें पे कमीशन की सिफारिशें ड्यू हैं। ठीक है, तो ये तो हुई टाइमिंग की बात। पर असल में ये पे कमीशन है क्या भला? इसका काम क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए समझते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो पे कमीशन सरकार की बनाई हुई एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है। इसका सीधा साधा काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन को रिव्यू करना और आज के समय के हिसाब से उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, इसकी सिफारिश करना। लेकिन एक मिनट, इसका मकसद सिर्फ सैलरी बढ़ाना ही नहीं होता। कमीशन ये भी पक्का करता है कि जो सैलरी मिले वो बढ़ती हुई महंगाई को मैच कर सके, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहे। और हाँ, ये सारे फैसले लेते वक्त देश की आर्थिक हालत कैसी है, इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। ओके, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, फिटमेंट फैक्टर। ये वो एक, आप कह सकते हैं, जादुई नंबर है जो तय करता है कि सैलरी असल में कितनी बढ़ेगी। इसे सैलरी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो फिर सवाल यह है कि नई बेसिक सैलरी कैलकुलेट होती कैसे है? क्या है इसका फॉर्मूला? प्रोसेस असल में काफी सिंपल है। देखिए, जो भी करंट बेसिक पे है उसे लिया जाता है, उसे इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो रिजल्ट आता है वही बन जाती है नई बेसिक पे। सिंपल। अच्छा, इसे थोड़ा और समझने के लिए पिछला डेटा देखते हैं। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर था करीब 2.57, और इस बार 8वें आयोग के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 1.83 से 2.86 के बीच का है। मतलब साफ है, ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी में उछाल भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज की ओवरऑल सैलरी में 30 से 34% तक की, जी हाँ, 30 से 34% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बेसिक सैलरी पर खत्म नहीं होती। पे कमीशन की सिफारिशें इससे कहीं आगे जाती हैं। और क्या क्या बदल सकता है? देखिए, एक बड़ी संभावना यह है कि डियरनेस अलाउंस यानी डीए को बेसिक पे में ही मर्ज कर दिया जाए। एक नया रिवाइज्ड पे मैट्रिक स्ट्रक्चर भी आ सकता है। इसके अलावा एचआरए, टीए जैसे भत्तों में भी अपडेट्स हो सकते हैं। और हाँ, पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है। उनकी पेंशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। अच्छा, तो अब जरा बिग पिक्चर देखते हैं। एक कर्मचारी की जेब पर क्या असर होगा, ये तो समझ लिया, लेकिन इसका पूरे देश की इकोनॉमी पर, उस पर क्या असर पड़ता है? चलिए इस रिपल इफेक्ट को समझते हैं। इसके ना 3 बड़े असर होते हैं। सबसे पहला, जाहिर है, सरकार का खर्च बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर देश के बजट पर पड़ेगा। दूसरा, जब केंद्र सरकार सैलरी बढ़ाती है तो राज्य सरकारों पर भी दबाव आता है कि वो भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएं। और तीसरा, जो कि एक पॉजिटिव साइड है, जब करोड़ों लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो वो बाजार में ज्यादा खर्च करते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है और पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। तो आखिर में हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। लाखों लोगों की सैलरी बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारी इकोनॉमी इस बढ़े हुए खर्च के बोझ को उठाने के लिए तैयार है?
ये वो बैलेंस है जिसे बनाना सरकार के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, और इस बार भी ये देखना दिलचस्प होगा कि ये संतुलन कैसे साधा जाता है।